Welcome back, friends. As you all know that we are making the videos on the topic in which the children are facing issues. So today we are here by P block elements chemistry. So let us start. तो हम इसमें ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल में जाओ, वहां के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम देखो और उसमें क्लिक करके आराम से तुम उसके सारे पार्ट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आज पी ब्लॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पी ब्लॉक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सब जानते हैं इसको। और इसको क्या है कि हर टीचर की एक आइडियोलॉजी होती है कि इस चैप्टर को बच्चे रट लें, क्योंकि इट हैव सम कंपोनेंट्स विच शुड बी बाय हार्टेड। हाँ, बाई हार्ट हमको करना है, लेकिन ऐसे कंपोनेंट को कि अगर हम एक चीज को अगर हम बाई हार्ट कर ले तो पूरा का पूरा पी ब्लॉक ही हमको याद हो जाए। मतलब कि हमको मिनिमम चीजें अब बाय हार्ट करनी पड़े और पूरा का पूरा हमारा पी ब्लॉक क्या है, फिनिश हो जाए। ठीक, तो आज हम यही करने वाले हैं। हम थोड़ी सी चीजें, मिनिमम चीजें बाय हार्ट करने की कोशिश करने वाले हैं और उससे रिलेटेड हर चीजें, इस चैप्टर से रिलेटेड हर चीजें उसके वजह से क्या हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है ना, हमारे माइंड में बैठ जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। और हम इस चैप्टर को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से देखने वाले हैं, ऊपर से और नीचे से। ठीक है ना, पूरा अच्छे से हम इसको छान मारेंगे। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब देखो, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो तुम्हें पता है कि हर एटम क्या होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया एटम का ये न्यूक्लियस। और इसके बाद क्या होती है, शेल्स होती हैं। तो मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ट्राई कर सकता हूँ कि एक शेल अच्छे से बना के दे सकूं। तो ये देखो, ये सारी क्या है, हमारी सेल्स हैं। ओके, तो अब इसमें होती हैं SPDF। ठीक है, ये होती हैं इसकी सब सेल्स। अब सब शेल्स मतलब तो फिर इसका कोई शेल भी होगा। हाँ, तो शेल होता है KLMN, तो उसके अंदर ये सारी क्या होती है, सब सेल्स होती है। तो एक सब शेल है हमारी S, दूसरी है P, तीसरी है D, चौथी है F। तो वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए, पी एलिमेंट में, सॉरी पी शेल में, ये है पी शेल। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर डिफ्रेंशिएट कराने वाला का रखते हैं, ये रख देते हैं। आई होप ये सही रहेगा। हाँ, तो देखो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, क्योंकि P6 इलेक्ट्रॉन कर सकता है तो हम लोग कितने भी भर सकते हैं 6 के अंदर। तो देखो 4, 5, 5 भर लिया हम लोगों ने। तो ये क्या रहेगा, एक पी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, और अगर मतलब इसका मतलब ये है कि जो इसमें DF शेल रहेंगी वो DF शेल रहेंगी ही नहीं, वो DF शेल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने 5 ही भरा, अगर मैं 6 भर दूं तो भर सकते हैं, तो भी पी ब्लॉक के अंदर आएगा। लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके सारे सेल क्या भर गए, सारे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने पूरे 2 और 8 सब शेल की, अगर शेल की भाषा में बोलो, KLL की भाषा में बोले, तो इसने इतने कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लिए, अचीव कर लिया। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर हम पी ब्लॉक की डेफिनेशन करें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जाए और वो आउटर मोस्ट शेल क्या हो, पी ऑर्बिटल हो। वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी हो, पी ऑर्बिटल हो, तो हम उसी को क्या कह देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी को क्या कह देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में होगा कि हम लोगों ने अभी जैसे कि मैंने तुमको ये सब करके दिखाया, तो वहां पे मैंने एक वर्ड बोल दिया कि मैंने पी में भरा 6 ही, लेकिन तुम्हें बोला कि इसने 2 और 8 अचीव कर लिया है, कैसे। तो चलो इसको थोड़ा सा मेरे को तुमको क्लियर करवाना है। तो मैं तुम्हें एक अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लिया के, ठीक है, ये है अपना के शेल है ना, के शेल। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एल।
के और एल, ये दोनों शेल हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ट्राई करता हूँ फील दिलाने का कि एसपीडीएफ रियलिटी में होते क्या है ना। जैसे कि मैंने के बोला, तो जो के होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ एस। क्या आएगा? सिर्फ एस, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया कि एल, एल शेल, ये शेल है ना, ये बात मत भूलना, माइंड से ये नहीं स्किप होना चाहिए कि शेल नहीं है, ये शेल है एल, और ये के भी क्या है? शेल है। तो के और एल शेल है, और के के अंदर आता है सिर्फ एक सब शेल जो है एस, और जो एल के अंदर आता है वो आते हैं दो सब शेल, एस, और कौन से सब शेल आएगा? एक पी। ये दो सब शेल आते हैं, और अपने पास कितने होते हैं? एसपीडीएफ। तो आगे भी है के एल एम, एम के अंदर आते हैं एसपीडी, और एन के अंदर आते हैं एसपीडीएफ। तो हम लोगों को सिर्फ बात करनी है के और एल तक, क्योंकि हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, मैंने इसीलिए बोला था। अब मैं बताता हूं तुमको कि मैंने उस टाइम जो बोला वो क्या बोला था। तो देखो, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? टू। हाँ, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। तो ये देखो, टू, शायद डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। और एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टू, सिक्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एल के अंदर? टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स, तो टू प्लस सिक्स अपना कितना होता है? एट। और बाकी को जब तुम भी प्लस करोगे ना, तो वो दो, आठ, अठारह, अठारह, बत्तीस, तो ऐसे आते रहेंगे। इसीलिए एल के अंदर होते हैं एट इलेक्ट्रॉन्स। एल के अंदर क्या होते हैं? एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। तो शायद मैंने तुमको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर का फील दिला दिया कि तुम्हें आगे थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वो बाय हार्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट मैं और बताते रहूंगा, तो तुम्हें उन चीजों को क्या करना पड़ेगा? बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम तीन होते हैं। तीन कैसे होते हैं मैक्सिमम? इसका ये कह रहा है कि जो पी है, ये पी ऑर्बिटल है, तो इसमें ये थ्री, मतलब थ्री चैम्बर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? थ्री चैम्बर की। तो इसमें जो चैम्बर्स होंगे वो थ्री ही चैम्बर्स होंगे। ये तो शायद तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा हो, केमिकल बॉन्डिंग में इसका टीचर लोग फील दिला पाते हैं, मेरे को जहां तक लगता है ऐसा, ठीक है। नहीं दिलाया तो बताना, फिर उसको भी हम लोग करेंगे। तो जैसे कि ऐसे, जैसे कि तुम इलेक्ट्रॉन ही भरते थे, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, तो ऐसे करके तुम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते थे। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखो तीन, और इसको तुम नाम भी देते थे, जैसे वैसे तुमको शायद तुम्हारे कोर्स में है ये, है ना। तो ये देखो, इसको हम बोलते थे पीएक्स, है ना। ये पीएक्स ऑर्बिटल, ये पीएस चैम्बर, ये पीवाई चैम्बर, और एक और अपना चैम्बर होता था जिसे हम क्या बोलते थे? पीजेड चैम्बर। तो देखो, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, तो ये तीन चैम्बर्स हो गए अपने पास, ठीक है। और हाँ, तो पहली लाइन मैंने तुम्हें समझा दी कि इसके अंदर क्या होती है? थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ये इज सिक्स, ठीक है। तो देखो, गिनते हैं इसको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ठीक है उसमें छह, वो भले टू से काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन है कितने? छह ही, क्योंकि दो से सात तक गए, इसका मतलब छह ही है, ठीक है ना। तो चलो, इतना तो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। अभी और भी इंट्रोडक्शन इसका और देखते हैं। अब बोल रहा है देयर आर सिक्स ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल नंबरिंग फ्रॉम 13 टू 18, ठीक है। और हाँ, हमको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं। मैं वही बोल रहा था कि इसमें बहुत चीजें क्या करते हैं लोग, बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमको इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ग्रुप्स पता लगा सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं। तो देखो, मैं इसका तुम्हें पैटर्न बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, वन सेकेंड देना मेरे को, ये एक एलिमेंट एस ब्लॉक की बात चलो करते हैं पहले। एस ब्लॉक, तो इसमें तुम बताओ कितने ग्रुप्स होंगे? टू होंगे ग्रुप्स। तुमको ही बताना है कि मैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। पी ब्लॉक,
इसमें कितने ग्रुप्स होंगे? 6 होंगे। डी ब्लॉक, इसमें कितने ग्रुप्स होंगे? 10 होंगे। और इसमें कितने ग्रुप्स होंगे? 12 होंगे। तो बताओ कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? कुछ लोगों को तो मेरे लिखते लिखते ही पैटर्न पता चल गया होगा। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। और जो नहीं सोच पा रहा है, मैं उसको बता दूं कि जो ग्रुप्स होते हैं इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करता है। तो देखो, एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, पी पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, डी पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, और एफ पे मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम भर सकते हैं उतने ही ग्रुप्स। ठीक है ना? तो तुम्हें ये पैटर्न पता चल गया होगा। ठीक है ना? तो तुम्हें इसको बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चिंता मत करो, हम ऐसे कर करके इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें ऐसे ही बता देंगे कि तुम्हें उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी चीज केमिस्ट्री में लर्न करने के लिए नहीं बनी है, पहले उसको समझा गया है, तब जाके उसको डिटेल दिया गया है ना? कोई भी चीज हमको लर्न करने की जरूरत नहीं, हर चीज का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। हाँ, अब किसी टीचर को पता नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने, हाँ, तो कहाँ से नंबर होता है? 13 टू 18। अब 13 टू 18 तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं इसका दूसरा। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हो जाए। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट, सॉरी, वन बोल दिया मैंने गलती से, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत मजेदार बात हुई भाई, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ नॉन मेटल्स और मेटलॉइड ही एक्सिस्ट करते हैं। मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी दुनिया में नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। जितने भी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स है उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ना होगा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना हो। ठीक है ना? तो चलो, ये लाइन तुम्हें समझ आई कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम सारे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पढ़ने वाले हैं। सर ये मेटलॉइड्स क्या है? किसी के क्वेश्चन है मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स, इसकी कई लोग कई डेफिनेशंस बताएंगे, इसकी कई लोग कई डेफिनेशंस बताएंगे। ठीक है, और इसकी रियल डेफिनेशन क्या होती है ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि द एलिमेंट which has प्रायर, प्रायर मतलब प्रियोरिटी, प्रायर ये प्रॉपर्टी, ये तुमने सुना होगा ना, प्रायर। प्रायर मतलब जिसको हम लोग क्या दें, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी दें। प्रियोरिटी का वर्ड क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे? ज्यादा महत्व दें। हाँ, विच हैज द प्रायर, सबसे ज्यादा महत्व प्रॉपर्टी किसको दे? मेटल्स, प्रायर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। चाहे तुम उसे प्रायर बोलो, चाहे तुम उसे डोमेन बोलो, विच हैज डोमेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी को उच्चता दी जाए। ठीक है ना? उसको महत्व ज्यादा दिया जाए, ज्यादा दिया जाए। एंड ऑल्सो हैव सम प्रॉपर्टी, ऑल्सो हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या? नॉन मेटल, सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कम हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी लिख लेते हैं, सच एलिमेंट्स इज नोन एज, पी ब्लॉक बोल दिया मैंने, सॉरी, मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। या फिर तुम्हें, अगर तुमको मतलब कि बोलते हैं, तुम्हारे साथ लोग बोलते हैं कि जो हम डेफिनेशन बताया वही वही याद रखो, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना?
तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो बहुत लोगों को नहीं पता, तो हम चाहे तो तुम दोनों को मिक्स भी बोल सकते हो कि नहीं, लेकिन जिसको और डीपली पता हो तो वो इसको यही बोलेगा, ठीक है ना। जो थोड़ा सा टेक्निकल सोचता हो तो वो क्या बोलेगा, यही बोलेगा, जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी हो लेकिन महत्व में हो, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो लेकिन कम महत्व में हो, मतलब कि मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कम हो। और मैं एक और फैक्ट अगर तुम्हें बताऊं तो शायद तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, नहीं बताता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ कि देखो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। देखो, नॉन मेटलाइट असलियत में वो होते हैं, वो एक मेटल ही होते हैं, ऐसे मेटल जो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा सा खोने लगते हैं। अपनी प्रॉपर्टी खोने लगेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो अपनी अच्छाई धीरे धीरे अगर खोने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बुराई गेन कर रहा है। तो मेटल को भी अगर तुम अच्छा मान लो, क्योंकि अच्छा क्यों मान सकते हो, ये भी एक फैक्ट है कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब कि वो दान होते हैं, दान करते हैं, दानवीर होते हैं, ठीक है ना, दे आर डोनर्स, ठीक है। तो जो डोनेट करता है वो अच्छा ही होता है ना, नॉर्मली तो जो डोनेट करता है वो अच्छा होता है, दानवीर कर्ण, ये भी बहुत सुना होगा, बहुत सीरियल में आता है, ठीक है। तो क्योंकि मेटल जो होते हैं वो डोनेट करते हैं तो उसको वो अच्छा होता है। अब अगर वो मेटल थोड़ा बहुत गंदा होने लगा, वो बुरे संगत में आया, मेटल बुरे संगत में आया और वो धीरे धीरे गंदा होने लगा, ठीक है, उसके अंदर बुराइयां आने लगी, तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, मेटलॉइड्स बन जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या आती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ आया होगा मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था कब से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल कैरेक्टर्स होते हैं वो एलिमेंट्स की क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। अच्छा हाँ, तुम ग्रुप और पीरियड तो समझते हो ना, नहीं बता देता हूँ, कंफ्यूजन तो रहता ही है इसमें, कोई वो वाली बात ही नहीं है। देखो, ये मान लो पीरियोडिक टेबल का स्क्वायर पार्ट, ठीक है, बस मानना है, और ये ऐसे इसके अंदर ऐसे कॉलम्स बने हैं, सिर्फ मानना है ना, ऐसे नहीं होता रियलिटी में। पर अगर तुम इसका एक स्क्वायर ग्रिड लो, स्क्वायर ग्रिड ले रहे हैं हम लोग इसका एक, तो देखो, ठीक, तो ये जो नीचे साइड एरो जा रहा है ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और इस साइड क्या होते हैं अपने पीरियड, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये होता है अपना पीरियड, ठीक है, और यहां पे होता है अपना ग्रुप, ग्रुप। तो इसका मतलब ग्रुप्स किसे बोलेंगे, जो इधर आएगा, एक सेकेंड, इसको लेता हूं, जैसे मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहे हैं, और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी तुम्हारे लिए, ग्रुप, ठीक है। अब यही एलिमेंट्स कैसे आने लगे, ऐसे इस लाइन में जाने लगे, और ये लाइन तुम्हारे लिए क्या कहलाएगी, पीरियड्स। अब तुमको पूरा क्लियर हो गया ग्रुप और पीरियड का पूरा किस्सा, ठीक है, ये ग्रुप और ये पीरियड, तो तुमको ये पहले समझ आया। अब हमको ये बात करनी है कि जैसे कि उसने बोल दिया हमको कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होता है वो नीचे जाने से, ग्रुप के नीचे जाने से घटता है, ठीक है ना, इसका मतलब तो समझ ही गए होगे, बस बताना है कि ऐसा क्यों घटता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये देखो, इस साइड जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स घटते जा रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटने का क्या मतलब हुआ, कि मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर के आने का क्या मतलब हुआ, कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करने वाला है। देखो, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो कोई भी एलिमेंट, सॉरी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है ना, तो कोई भी एलिमेंट है वो क्या करने लगता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगता है। ऐसा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करने लगता है, इजिली लूज करने लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये समझते हैं कैसे। तो देखो, नीचे जाने पर, चलो ये तो आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें इसे, ठीक है ना, अभी इसको जिससे टाइम ना लगे ज्यादा, इंट्रोडक्शन में चला जाए, आगे देखते हैं।
In fact, the heaviest element in p block group is most metallic in nature. देखो अभी तक हमने ये बोला कि दुनिया के सारे नॉन मेटल्स और सारे मेटलॉइड्स, सारे नॉन मेटल, ये देखो सारे नॉन मेटल यहाँ लिखा है, सारे मेटलॉइड्स यहाँ लिखा है। ठीक, तो सारे नॉन मेटल और सारे मेटलॉइड्स वो कहाँ मिलेंगे हम लोगों को? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो क्या रहेंगे? डाउन द ग्रुप कम होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉन मेटेलिक की कब से बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कब से बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? मेटल्स नहीं है, इसमें मेटल भी है। और जो इसमें सबसे भारी एलिमेंट है ना, वो भी क्या है? एक मेटल ही है। जो इसमें सबसे भारी एलिमेंट है वो भी क्या है? एक मेटल ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेटल को प्रियोरिटी ना दो, ये सोचो कि इसमें मेटल है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसमें मेटल भी है। ये एक साइंटिफिक वे होता है किसी को कोई चीज लर्न करवाने का। ठीक है, अब तुमसे ये एक क्वेश्चन में भी आ सकता था, बहुत आसानी से आ सकता था, दे भी सकते थे तुमको, कि वो तुमसे पूछ सकते थे, जो पेपर जिसने बना सेट किया होगा, कि सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट पी ब्लॉक ग्रुप में क्या है। फिर तुमको बोल देते कि मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं कि मेटलॉइड्स हैं। ठीक, तो ये सब तुमसे पूछ लेते। फिर उसके बाद तुम लोग बोलते कि हाँ यार ये तो मेटलॉइड्स हो गया, तो मेटल होगा। फिर तुम बोलते कि मेटलॉइड्स मतलब थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज करता होगा, तो तुम ऐसी कोई फंडा लगाते और बोलते कि नहीं मेटल्स है। ठीक, तुम्हारे सॉरी नॉन मेटल्स तुम बोलते, तो तुम्हारा ध्यान मेटल्स पे तो जाता ही नहीं। लेकिन ये जो मैंने इस तरीके से तुमको समझाने की कोशिश की, उससे तुम्हें ये तो क्लियर हो गया ना कि एक एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रहते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए आगे कि इसमें मेटल्स भी है ना, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। अब पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जैसे कि अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा रफली सब चीजें दिखा रहा था, अब तुम देखो कि पी ब्लॉक है कहाँ, तुम्हें वैसे दिख ही गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, ये है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? अभी मैंने बताया था पी ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। तो कितने मैक्सिमम ग्रुप्स होंगे? 6। ठीक है, और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? अच्छा तुम इसको तो नहीं देखने लगे, मैं वहां एरो बना दिया तो। ठीक, वो इस नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये कहलाते हैं ग्रुप। जो एलिमेंट ऐसे रखे रहते हैं ना, इस डायरेक्शन वाइज अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक, तो 6 ग्रुप्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स अगर रखे हो तो 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना? और ग्रुप्स और पीरियड में तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर जिसको पहले था लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में, मतलब कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में अगर किसी को था, तो मैंने क्लियर करवा दिया था। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एस ब्लॉक में हमारे कितने होते हैं? एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम ग्रुप्स होंगे? 2, 1, 2। डी ब्लॉक में कितने हो सकते हैं? डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हो सकते हैं? 10, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। काउंट करते हैं, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये बीच वाला जो जहां पे 3D 4D 5D 6D लिखा है, ये हो गया 10। ठीक है, तो डी में कितने हो गए? 10। ठीक है, तो वो अप्लाई हम लोगों ने कर दिया, उसका जो मैंने तुम्हें थ्योरी बताई थी उसका हम लोगों ने एप्लीकेशन भी कर लिया काउंटिंग करके। ठीक है ना? तो अब ये तुम्हारे माइंड में मैं होप करता हूँ कि बैठ जाएगा। और ऐसे ही एफ ब्लॉक में 12 होते हैं, तो तुम यहाँ गिन सकते हो। ऐसे गिने क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट सॉरी होते हैं ना, तो मैंने क्या पहले 12 बता दिया था लगता है गलती से। ठीक है, मैंने 12 बता दिया था पहले, तो उसको वो कर लेना। ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं मैक्सिमम? 14। ठीक है ना? तो चलो आप देखते हैं, उस बार के लिए माफ करना, वो शायद मैंने 12 बता दिया था, मेरे माइंड में भी 12 था। चलो हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थोड़े से इसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, थोड़े से इसके एनोमैलस बिहेवियर के बारे में जानेंगे। एनोमैलस बिहेवियर, एनोमैलस बिहेवियर का मतलब होता है ट्रेंड से थोड़ा हटके। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब परंपरा जो चली आ रही है। एक परंपरा होती है हम लोगों की, एक ऐसी परंपरा थी पहले कि पहले बॉयज जो थे उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको डोमिनेंस किया जाता था कि वही सिर्फ क्या करेंगे, एजुकेशन उन्हीं को ज्यादा मिलेगा, वही काम करेंगे। ठीक, तो ये परंपरा थी। इसको हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। इस परंपरा को हम लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने के बाद क्या हो गया, हम लोगों ने कौन सा बिहेवियर दिखाया, एनोमैलस बिहेवियर दिखाया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड से हट गए, है ना। तो इस परंपरा को हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक में भी कुछ इसके परंपरा का विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ परंपराएं होती हैं, ये उसको विरोध करती है, मतलब ट्रेंड को क्या करती है, अपोज करती है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज। तो देखो, दिस ग्रुप एलिमेंट्स शो वाइड रेंज वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। वेरिएशन मतलब कि बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हर एलिमेंट में, इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपोजिट। अपोजिट प्रॉपर्टी ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी निगेटिव होती है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी पॉजिटिव होती है, तो ये दोनों कितने अपोजिट हो गए, है ना। तो चलो अब देखते हैं अपोजिट प्रॉपर्टी अगर शो करती है तो क्या करती है। बोरॉन, बोरॉन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और एल्यूमिनियम एक मेटल है। बोरॉन एक नॉन मेटल है, ये बात सुनो सुनो, शुरू से सुनो कि बोरॉन क्या है, एक नॉन मेटल है। मार्क माय वर्ड्स, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बहुत अच्छा नॉन मेटल है बोरॉन। और एल्यूमिनियम इज अ मेटल। लेकिन लेकिन यहां तक बात नहीं खत्म हुई, यहां तक बात कि कुछ लोग ये तो नहीं सोचने लगे ना कि मैंने अपोजिट बोला तो एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो ये दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई। किसी ने ये तो नहीं सोच लिया ना कि एक नॉन मेटल है और एक मेटल है, ये तो दोनों आपस में अपोजिट है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, नहीं, मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा था, ठीक है ना। मैं ये बात कर रहा था तुमको कि बोरॉन एक नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है, बट शोज मैनी केमिकल सिमिलैरिटीज। सोचो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये नॉन मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक भिखारी होता है, और मेटल क्या होता है, एक राजा होता है। मेटल क्या करता है, हमेशा चीजें देता है, बोलता है लो लो लो, तुम भी लो, चारों तरफ से वो हर चीजें दे रहा है, तुम भी लो तू भी लो। और मेटल की संपत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। जो अमीर लोगों के पास पैसा होता है, इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ को ये देता है। और नॉन मेटल क्या होता है, एक भिखमंगा होता है, बोलता है कि आने दो, सब अपनी तरफ बुलाता है कि हाँ हाँ ठीक है, दो दो दो। ये तो मेटल से भी भीख ले लेता है, एल्यूमिनियम से भी भीख ले लेता है। तो एक भिखारी और राजा एक ही जैसे काम कैसे कर सकते हैं, ये एक होता है एनोमलस बिहेवियर। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझे, अगर थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में समझे तो ये समझ सकते हैं कि देखो, एल्यूमिनियम मेटल्स को क्या करता है, लूज करता है क्योंकि वो एक मेटल है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है क्योंकि वो एक मेटल है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, बोरॉन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो भी इनके अंदर कितनी सोचो केमिकल सिमिलैरिटीज हैं, ये कहना चाह रहा है। और यहां तक बात नहीं खत्म हुई, जो गैलियम होता है, गैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आर मोस्ट एक्सक्लूसिव मेटेलिक इन कैरेक्टर। ये सारे क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर में ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम समझेंगे कैसे, ठीक है ना। अभी तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, कुछ लोगों के क्या है, इस इंट्रो में ही माइंड में बैठ गया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे, क्यों, अब ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सब अब अलर्ट हो जाओ। देखो, जब भी हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, तुम लोगों को ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव, सब कुछ एक ही फंडे पे आके रुकती हैं। जितना भी तुमने स्टडी किया होगा ना क्लासिफिकेशन सबका, तुमने गौर ना किया हो शायद, कि एक ही चीज होती है जो सबसे मेन होती है, वो होती है उसकी वैलेंसी।
वैलेंसी, सब वैलेंसी पे मेटल कितना रिएक्टिव होगा ये भी उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। नॉन मेटल कितना नॉन मेटालिक होगा ये भी उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। ठीक है, और किसी भी चीज की वैलेंसी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन की मदद से। ठीक, तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया टर्म है, इसको तुम्हें याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। तो ns2 2p1, ठीक है, ns2 2p1 या ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन हो सकता है, और ns2 2p6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। क्योंकि पी के P6, ठीक है ना, तो क्योंकि P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मतलब कि P के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से लेकर के 6 तक आ सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, और N क्या है यहाँ पे, N क्या है, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो चलो अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये मैंने तुमको बहुत बार बताया, फिर बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, चलो, और ये पी ब्लॉक इसको याद रखना, ठीक है ना, कि पी ब्लॉक को ही भूल जाओ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं, हाँ, चलो और आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं कि बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते क्या क्या हैं। तो बोरोन फैमिली, तो जो बोरोन फैमिली होती है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है अपना NH2 NP1। तो मतलब कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो शुरू में चाहे कुछ भी हो, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन लास्ट में क्या होगा, NH2 और NP6 NP1 पे क्या होगा, खत्म होगा। जो मैंने बोला पता चला, एन शुरू में चाहे जो भी हो, शुरू में SPD सारे कुछ भी हो सकते हैं यहाँ तक कि बीच में, ठीक है ना, लेकिन जो इनके लास्ट में होगा वो क्या होगा, NH2 और NP1 ये होगा। ठीक है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब, जो हम लोग NN पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और कार्बन फैमिली में NH2 NP2 होगा, नाइट्रोजन फैमिली में NH2 NP3 होगा, और ऑक्सीजन फैमिली में NH2 NP4 होगा, हेलोजन फैमिली में NH2 NP5 होगा, नोबल गैस में NH2 NP6 होगा। ठीक, तो ये चीजें लर्न नहीं करने वाली हैं। ठीक है, ये अपने आप तुम्हें देखना लर्न हो जाएगी, वीडियो देखते देखते अगर तुम अच्छे से करोगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी लर्न होती रहेंगी ये चीजें। तुमको लगा होगा थोड़ा ट्रेंड से मैं भी हट के बोला, मैंने भी क्या किया, थोड़ा सा एनोमेलस बिहेवियर दिखाया कि हर टीचर तो बोलते हैं कि इसको लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा तुम इसे लर्न नहीं करना है, ये तुम्हें अपने आप लर्न होगी। ठीक, अब चलो देखिए ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और इसमें क्या है, बोरॉन फैमिली, इसमें क्या है, बोरॉन फैमिली। अब हम करने वाले हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरॉन फैमिली, तो चलो देखते हैं बिना देर किए, और इसका हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। N कौन बताएगा, NH2 NP क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 1। ठीक है, ग्रुप 13 और बोरॉन फैमिली का हम कर रहे हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। ठीक है ना, चलो आगे देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में ये होती है इसकी NH2 NP1। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक क्लोज लुक लें, मतलब कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये बताता है कि जो एल्युमिनियम और बोरॉन है ये नोबल गैस कोर, इनके पास क्या है, एक नोबल गैस कोर है। समझ रहे हो नोबल गैस कोर का मतलब, समझ रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा, नहीं रुको, ये तुमको अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा चलो आगे भी पढ़ लेते हैं इसको। एल्युमिनियम के पास
एक नोबल गैस कोर, ठीक है। बाकी गैलियम और इंडियम, इनके पास नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? अब देखना तुम्हारे माइंड में थोड़ा थोड़ा शायद क्लिक किया होगा। और जो थैलियम है, इनके पास नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10d इलेक्ट्रॉन कोर्स है। अब चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो नोबल गैस कोर क्या होता है, पहले ये जान लो, लिख लो बगल में। नोबल गैस कोर, नोबल गैस कोर, ठीक, वो ये होता है जो मैं भी लिखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक। तो नोबल गैस कोर होता है एन, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छे से जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो और अच्छे से जाना पहचाना लग रहा है। सबके माइंड में यही आ रहा होगा, लेकिन जैसी थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हुई तो फिर किसी के माइंड में नहीं आ रहा होगा। जैसे मैंने एनपी लिख दिया था, अगर मैं यहाँ पे NH2 लिख देता और यहाँ पे एनपी लिखना स्टार्ट करता तो सब लोग यही सोचते कि ये तो जाना पहचाना है, और सही में जाना पहचाना है। ये है NH2NP6। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसे बोलते हैं नोबल गैस कोर, इसे बोलते हैं नोबल गैस कोर। इसको नोट कर लो, NH2NP6। राइटिंग समझ आ रही है ना? वो थोड़ा सा मतलब जो जो उसमें ऐसा हो जाता है। मैं इसको फिर तुम्हें लिखा देता हूँ। क्या है? NNS2। चलो इसको जैसे ट्रेंड में चलता आ रहा है, स्मॉल एन स्मॉल एस स्मॉल टू। स्मॉल टू क्या होता है? स्मॉल एस स्मॉल पी 6, ठीक। तो ये होता है इसका नोबल गैस कोर। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं थी। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्म लेके चलेंगे। टर्म से क्या होता है ना कि अगर कॉम्पिटेटिव में भी ऐसे ही टर्म के क्वेश्चन दे देगा, अगर कोर बोल देता और तुम्हें ये ना समझ आता तो तुम कैसे करते? इसलिए टर्मोलॉजी जरूरी है। मेनली कंपटीशन में टर्मोलॉजी पे ज्यादा फोकस होता है ना। अभी तुमको पता चलेगा आगे। तो नोबल गैस कोर पता चला। तो देखो इसके पास नोबल गैस कोर है कि नहीं है, है ना? देखो इसके, ये पूरी चीज फॉलो कर रहे हैं नोबल गैस की। इसके पास है NH2 और NP1 है, ठीक है। इसके पास मतलब नोबल गैस कोर है, लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जैसे ही यहाँ पे 6 होता तो ये भी क्या हो जाता, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता। तो इसका मतलब क्या था, यही था नोबल गैस कोर का। तो फिर यहाँ पे अब 10d इलेक्ट्रॉन्स ये क्यों बोल रहा है गैलियम में? ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं आगे दिखाता हूं। क्योंकि इनके पास क्या होता है, नोबल गैस कोर प्लस, पहले मैं दिखा दूं नोबल गैस कोर क्या होता है, NH2NP6 N। और अब कौन बताएगा? और कौन बताएगा? मैं ये बता देता हूं। इनके पास फिर होगा 10d, और d की वैल्यू फिर होगी कितनी, सॉरी यहाँ पे लिख रहा था D10 E10, ठीक। तो मतलब कि इनके लास्ट में क्या आता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आता है, NH2NP6 तक तो आता है, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। और वो चीज क्या है अपनी, D10, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब समझो कि इसके पास S और P के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये गैलियम है, इसके पास ये S ये P, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अमीर है, तो इसीलिए इसके पास कौन से और कितने हैं, और भी इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से? डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, ठीक है। और सेम टू सेम यही इंडियम का केस है, ठीक। तो एस और पी का तो है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा है इसलिए इसके पास कितने और ग्रुप का एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब फिर नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि जो अपना थैलियम है, थैलियम थैलियम उनसे भी ज्यादा अच्छा है। तो इसके पास क्या है कि
एस और पी तो है ही, ये एस ये पी, इसके साथ 14 एफ का भी है, 14 एफ का भी है, मतलब कि एफ का भी इसके 14 इलेक्ट्रॉन, इसके एफ 14 इलेक्ट्रॉन एफ के इसके पास है, और 10 इलेक्ट्रॉन डी के भी इसके पास है। ठीक है, तो अब देखो समराइज करते क्या मैंने बोला अभी तक, तुमको समझना आया होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इनके पास 3 सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एल्यूमिनियम वाले हैं इनके पास सिर्फ 2 सबशेल की इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इंडियम के पास भी 3 सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, गैलियम और इंडियम के पास। थैलियम के पास लेकिन 4 सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक, तो ये बातें हमको पता है कहाँ काम देंगी, इनके प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने में। अभी देखना ना आगे तुम्हें ये बहुत काम देने वाली है। होप नोट कर लिया होगा, अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो, वीडियो बैक करो और जाके नोट करो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसका, और शायद मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा होगा, है ना, समझ भी आते रहे, मेन तो वही है कि समझ आना चाहिए। एक मिनट, मैंने ये पूरा बता दिया था ना, हाँ चल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 एलिमेंट्स का कैसे होता है, ये देखो। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताएगा, हीलियम का कोई नहीं बताएगा क्या? हीलियम का होता है NH2, एन भी क्यों बोल रहा हूँ, 1s2 होता है ना। हीलियम को तुम क्या बोल सकते हो, 1s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हीलियम का होता है 1s2। तो इसने क्या किया है, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसने पूरा ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया है। अभी तो ये नहीं समझ आएगा क्योंकि अभी तो एक ही था, मान लेते हैं कि चलो अभी तो चलो 1s2 ही था, इतना तो हम लिख सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हमको पूरा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम ये मेथड अपनाते हैं। जैसे कि ये देखो जेनॉन में, देखो जेनॉन में यहाँ पे बहुत सारे हैं, जेनॉन में यहाँ पे बहुत सारे हैं, बताओ 1s2, और कौन बताएगा आगे, 2p6, और सॉरी 1s2, 2s2, 2s2, फिर कौन बताएगा 2p6 प्लस, और भी ऐसे कर करके। तो देखो मेरे को जब इतना ही लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे जैसे आलसी को, तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत लोग भी होते हैं, तो वो इतना थोड़ी लिखना चाहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हम लोगों ने क्या मेथड खोजा कि हम नोबल गैस से, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकते हैं। तो इसने यही बोला है कि देखो एनी, जैसे नियॉन का दिया इसने, जैसे बोरॉन का तो 5 था तो इसने ऐसे दिखा दिया, बोरॉन का 5 था तो उसने हीलियम से दिखा दिया। अब देखो एल्यूमिनियम को बोला 13 इलेक्ट्रॉन, तो उसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के, बाकी पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के उन्होंने क्या किया, नियॉन लिखा और उसके आगे इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। तो अगर तुम देखो और थोड़ा इसको अगर तुम एनालिसिस करो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये लोग सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये लोग सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। पीरियड क्या होता है, अब फिर रिमाइंड करा देते हैं, रिमाइंड कराना बीच बीच में क्या रहता है, जरूरी रहता है, रिमाइंड ना कराएंगे तो बहुत चीजें बातों के सर से ऊपर निकल जाती हैं। ठीक, तो पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये देखो अगर मैं यहां से गुजरते हुए जितने एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे, ठीक, तो ये सारे ब्लॉक क्या कराएंगे, पीरियड। यहां से भी गुजरते हुए जितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो पीरियडिक एलिमेंट्स हैं, ये भी पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाइज गुजरते हुए जो भी एलिमेंट। तो देखो ये भी एक बोरॉन भी क्या होगा, मान लेते हैं कि बोरॉन यहाँ का ही होगा। एक मिनट, ये इसको 6 बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं, एक सेकेंड, ये देखो 6 बना लिए इसको। देखो 6 जैसे ही बनाया, 6 जैसे ही बनाया, तो अब देखो ये कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। और ऐसे कर करके बीच में और भी फैमिलीज हैं, हेलोजन, बाकी और फैमिलीज हैं।
और ये कौन सी फैमिली है? नोबल गैस फैमिली। तो और बोरॉन कहाँ पे है? यहाँ कहीं पे। मैं एक मिनट इसके लिए ये करता हूं। ये है बोरॉन, ये है एल्यूमिनियम, ये है गैलियम, ये है इंडियम और ये है थैलियम। ठीक है। अब देखो इसी के पैरेलल, मैं एक मिनट एरो का भी कलर बदल देता हूं जिससे कि थोड़ा सा तुमको अंडरस्टैंडिंग हो। एक एक चीज को तुमको क्या रखना है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, उसके पैरेलली ग्रुप के उसी पीरियड के एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके चलते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया। अब देखो ऐसे, ये देखना अभी, ये इसी के पैरेलली हम लोग यहां तक गए। ठीक है। और इसी के पैरेलली कौन सा एलिमेंट यहाँ पे खड़ा होगा? बोरॉन। ये देखो ये रहा बोरॉन। 7 क्या है? बोरॉन। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोरॉन को यहाँ पे कर रहा है। ऐसे ही 2 के पैरेलली हम लोग गए तो हमको क्या मिला यहाँ पे? नियॉन। नियॉन। ठीक। ऐसे ही और पैरेलल गए तो इसी पीरियड में हमको एक और नोबल गैस का एलिमेंट मिलेगा जो होगा अपना अर्गन। ये देखो अर्गन। और इसी पीरियड में और आगे गए तो हमको कौन सा एलिमेंट मिलेगा? क्रिप्टॉन। कौन सा? क्रिप्टॉन। और इसी पीरियड में गए तो थैलियम के पीरियड में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? वो होगा अपना जेनॉन। तो ठीक है, रिलेशन दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्हीं के पीरियड वाले एलिमेंट्स को लिया। जैसे कि ये बोरॉन है, इसी के पीरियड में एक नोबल गैस आता है, वो आता है हीलियम। इसके पीरियड में सिर्फ एक ही नोबल गैस आता है, हीलियम। सबके पीरियड में एक ही नोबल गैस आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा वो हीलियन जो क्या बोलते हैं हीलियम के रिस्पेक्ट में लिखा। ऐसे ही मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम, इसके पीरियड में भी सिर्फ एक ही नोबल गैस आता है, वो आता है नियॉन। ठीक है। और नियॉन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या लिखा, इसका पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, गैलियम, गैलियम के भी एक ही नोबल गैस आता है पीरियड में, आर्गन। और इसके आर्गन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। ऐसे ही आता है इंडियम, इंडियम के में भी आता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के में लिखा हम लोगों ने। और ऐसे ही आता है थैलियम, और थैलियम के आता है अपना जेनॉन, और जेनॉन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। ठीक है। तो देखो सारी बातें मेरे को लगता है क्लियर हो रही होंगी। एक एक बेसिक पाई पाई से मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें जो वहां पे मैं डी ब्लॉक की कहानी बता रहा था, यहाँ पे और अच्छे से पता चलेगा। वहां पे वो जो बात कर रहे थे हम लोग कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम होते हैं, इनके पास नोबल गैस कोर होता है। तो देखो है कि नहीं है, NH2 NP6, सेम एल्यूमिनियम में भी NH2 NP6। तो देखो ये नोबल गैस कोर है कि नहीं है। नोबल गैस कोर का क्या मतलब हुआ, फिर बता दूं कि इसके पास नोबल गैस के सबशेल्स हैं। मार्क माय वर्ड्स, इसके पास कौन से सबशेल्स हैं? नोबल गैस के सबशेल्स हैं। कौन से? नोबल गैस के। ठीक है। अब या फिर बोलूं नोबल गैस के सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? नोबल गैस के सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। ठीक। होप समझ आ रहा होगा तुम लोगों को, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा जो मैं कब से बताना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ से मैं रिस्पॉन्स नहीं ले पाता ना, तो मेरे को उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं उसको 3-4 वे में समझाता हूँ। जो समझ गए होंगे वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। आगे बढ़ा दिया करो, समझ आया करे, फालतू की मेरी बकवास ना सुना करो। जिनको नहीं आया करे वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी के लिए रुका करो। मैं 3-4 बार समझाऊंगा। मेरे को खुद लगता है अगर मैं कुछ चीजें ऐसे समझा देता हूँ जो मुझे ही नहीं समझ आती तो मैं फिर समझाता हूँ। ठीक है। अब देखो गैलियम और इंडियम, वहां पे इनकी भी बात हुई थी। यहाँ पे क्या होता है कि नोबल गैस तो होते हैं, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, जैसे कि देखो S और P है ना, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन है, S और P के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन और उसने क्या बोला था कि डी सबशेल के भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी सबशेल्स के भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यही चीज उन्होंने बोला, डी सबशेल्स के भी 10 ठो इलेक्ट्रॉन्स है, 10 ठो। ठीक है। सेम टू सेम कहानी यहीं पे इंडियम में भी। देखो इंडियम में sp है, दोनों नोबल गैस के सबशेल्स है।
लेकिन प्लस इसके पास भी क्या है, डी सबसेल्स का इलेक्ट्रॉन है, वो भी कितने हैं, 10। तो फिक्स नंबर 10 होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में लोगों ने क्या बात की थी, थैलियम की बात की थी। देखो थैलियम, थैलियम में भी कितने हैं, sp है। नोबल गैस की क्या है, ये सबशेल्स है और उनके इलेक्ट्रॉन्स है, सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके पास प्लस f के भी इलेक्ट्रॉन्स है 14, वही चीज यहाँ पे लिखी थी। और प्लस d के भी इलेक्ट्रॉन्स है, d के भी इलेक्ट्रॉन्स है 10। देखो यही सारी चीजें वहां पे भी लिखी थी, शायद मैं उतना अच्छे से नहीं समझा पाया था, मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आई होप तुम्हें ये चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। तो जैसे कि मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि गैलियम और इंडियम क्या है, थैलियम को मैंने बोला कि ज्यादा अमीर है, ये मेरे कीवर्ड्स थे। थैलियम ज्यादा अमीर है क्योंकि इसके पास क्या है, हर एक वैरायटी के इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा कोई भी बताओ, ऐसा थैलियम के पास ऐसी कौन से सबशेल्स की वैरायटी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एस के भी है, डी के भी हैं, पी के भी हैं और एफ के भी हैं। एस पी डी एफ चारों सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन लेके बैठा ही है थैलियम। और इंडियम और गैलियम ये तीन तीन लेके बैठे हैं, तीन तीन, दोनों तीन तीन। तो यही मैं बातें तुम्हें क्या कर रहा था, बता रहा था उस टाइम पे। अब ये सारी चीजें क्या है, अगर तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगी ना, तो मेरे को लगता है मैंने इतनी सारी चीजें बता दी तो तुम्हारे माइंड में बैठ गई होंगी। पर अगर जिनके नहीं बैठी तो वो वीडियो 2 बार देख लेगा तो पक्का बैठ जाएंगी, ठीक है। अगर ये बैठ जाएंगी तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, हलवा लगने लगेगा। अकरेंस, बोरॉन जो है बहुत रेयर एलिमेंट है। रेयर क्यों, रेयर क्यों है बोरॉन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो देखते हैं कि ये मिलता कैसे, किस फॉर्म में हमको मिलता है। ये हमको ऑर्थोबोरिक एसिड में के फॉर्म में मिलता है। ये हमको H3BO3 यानी बोरेक्स, बोरेक्स ये नाम तो बहुत सुना सुना लग रहा है, बोरेक्स नाम सुना सुना लग रहा है। अच्छा तुमको एक कंपनी भी याद हो कि बोरेक्स नाम की, क्या करती है वो, किससे रिलेटेड है वो कंपनी, सही बोला, वो कंपनी है अपनी ग्लास से रिलेटेड। और बोरेक्स हमारा यूज होता है ग्लास बनाने में, ठीक है। कौन सा ग्लास, क्या मैं किस ग्लास की बात कर रहा हूं, मैं इस ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, पानी पीने वाला ग्लास नहीं, शीशा, शीशा, ठीक है ना, शीशा वाला ग्लास जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं, शीशा, जिसमें अपना क्या देखते हैं, मुंह देखते हैं, मिरर, मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक। लेकिन वो मिरर नहीं रहता, वो एक ग्लास रहता है, ठीक है। तो तुमको वो चीज है ट्रांसपेरेंट जो एक ग्लास रहता है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। और ये जो Na2B4O7.NH2O ये उसी का एक कंपोनेंट होता है, ठीक। ये सारी चीजों में यूज होती है, एंटीसेप्टिक में भी ये बहुत यूज होता है, एंटीसेप्टिक में भी, ठीक। तो इन फॉर्मों में हमको ये मिलता है और बहुत कम मिलता है, ठीक है। इंडिया में ये सिर्फ पूगा वैली जो लद्दाख में है और सांबर लेक जो राजस्थान में। अच्छा सांबर लेक पता है, सांबर लेक क्यों बोला जाता है, ऑफ कोर्स इसका पानी क्या है, खारा है, सबसे बहुत खारा है इसका पानी, इसीलिए इसको सांबर लेक बोला जाता है, ठीक है। ये सब तो तुम लोग पढ़े ही होगे एसएसटी में पिछले साल। अब देखो जो एबुडेंस है बोरॉन का, मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, कम से कम वो कुछ है 0.005 ऐसे कुछ है, एक नशा मैंने मेंशन किया हो, देखते हैं 0.001, हाँ 0.0001 इतना कम है, रिलेटिवली अगर देखें तो इतना कम मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में इतना कम मिलता है ये 0.00001% बाय मास है, सोच लो, इसीलिए बहुत रेयर एलिमेंट कहलाता है। बल्कि एल्युमिनियम जो है वो हमको बहुत मिलता है, ठीक। अभी चलो ये देखते हैं कि इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है 10B और एक है 11B आइसोटोप। और जो 10B है वो 19% रहता है
19%, जो 0.0001% बाई मास है ना, 0.001% का भी तुम 19% अगर निकालो, उतना एग्जिस्टेंस है 10 बी का, और उसका अगर 80% जो बचेगा वो होगा 11 बी का। सोच लो कितना कम, कितना कम। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम। ये सबसे ज्यादा मिलता है, मोस्ट एबुडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल्स, अगर सिर्फ मैं मेटलों की बात करूं ना, तो ये मेटल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही मिलता है। मतलब कि अगर तुम्हारी कोई क्लास है, उसमें 3 सेक्शन होंगे ए बी सी, तो एबीसी की मैं बात करूं तो एबीसी में कोई लड़का है, मान लेते हैं उसका नाम है लड़का ए, लड़के का नाम है रवि, मान लेते हैं रवि। तो रवि क्या है, अपने सेक्शन ए में वो फर्स्ट है, अपने सेक्शन ए में वो टॉप मारता है, सेक्शन ए में। लेकिन तीनों सेक्शन का मिला के, ए बी सी का मिला के, वो क्या है, थर्ड है। यही चीज इसमें लिखी है कि मतलब अगर सिर्फ आप मेटल को देखें तो मेटल में सबसे ऊंचा स्थान इसी का है, सबसे ज्यादा मिलने का। मेटलों में सबसे ज्यादा हमको एल्यूमिनियम ही मिलता है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स में देखें, जिसमें हम लोगों का मेटलॉइड्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आते हैं, तो उनमें इसके पहले भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं। मतलब कि रवि के पहले भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो उससे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, जो टॉपर है उससे भी ज्यादा ज्यादा बड़े टॉपर है। ठीक है, तो जैसे कि एल्यूमिनियम थर्ड किस लिए आने लगा, क्योंकि उसकी जगह पहले, उसके पहले ली ऑक्सीजन ने, और उसके भी पहले ली सिलिकॉन ने। ठीक, तो सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन एंड देन एल्यूमिनियम। लेकिन मेटल्स में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ही मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट, ये क्या होता है? बॉक्साइट बहुत पढ़ा है सर, बहुत, पिछली बार तो बहुत ही ज्यादा इसका और। ठीक है, और Al2O3.2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में इसको बहुत देखा है हम लोगों ने। क्रायोलाइट, ये तो पता ही नहीं है, ऊपर से गया। Na3AiF6 देखा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत। ये सारे क्या हैं, एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अब ये थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, इसको सीधे क्या करो, रट लो। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं इनको रटने की। इंपॉर्टेंट है पर तुम्हें याद नहीं करना इसको, तुम्हें इसको बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, इंडिया में मीका, इंडिया में जो एल्यूमिनियम होता है वो मीका के फॉर्म में मिलता है, मीका, मीका। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और जम्मू में पाया जाता है। मीका जो होता है, माइका नहीं, ससुराल माइका नहीं, मीका, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और जम्मू में पाया जाता है अपना क्या, एल्यूमिनियम। और जो गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं, ये सबसे कम मिलते हैं हमारे नेचर में, बहुत कम, बहुत कम मिलते हैं। ठीक, बहुत ही कम मिलते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब क्या मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं हमारे नेचर में, बहुत ही कम। ठीक, तो ये चीजें क्या है, हमको थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए। अब चलो देखें आगे, वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि इनके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इतनी वेरिएट कर रही हैं। एटॉमिक रेडियाई, ट्रेंड से हटके है, मैंने ये बोला था। ठीक है, और हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड में ये पढ़ा था कि अगर हम ग्रुप के नीचे नीचे जाएं, ग्रुप के अगर तुम नीचे नीचे जाते हो तो एलिमेंट्स में क्या होती है, शेल्स ऐड होती जाती है। शेल्स ऐड होने का क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक पीरियोडिक टेबल है, मैं इसमें ग्रुप नहीं बना रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे नीचे जाओ तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते होंगे उनके एटॉमिक नंबर बढ़ते होंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो एटॉमिक नंबर ऐसे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, उसकी वजह से उसमें क्या बोले, शेल्स बढ़ रही हैं। भाई जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, हम लोगों को वो खरीदने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। ठीक,
डिमांड कैसे बढ़ती जाती है? जैसे घर में अब 4 लोग हैं, तो उन चारों की क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है कि कोई बोलेगा मेरे को समोसा, किसी कोई बोलता है रसगुल्ला, तो तुमने क्या कर दिया? वहीं पे होटल ही खोली है। तो बात तो वही हुई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे शेल्स भी उनको रखने के लिए, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, घर भी ज्यादा बनते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जैसे जैसे क्या करते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इसीलिए शेल्स भी क्या करते होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो देखो, अब जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे एटम की साइज भी बढ़ेंगे। क्यों? शेल्स बढ़ने से एटम का साइज का क्या ले देना? क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत बड़ा लेना देना है। अगर मैं 26 इसको एक न्यूक्लियस मानूं, तो देखो कि कितने इसके, एक शेल। और एटॉमिक रेडियस क्या होता था? इसके बीच से लेकर के, इसके बीच से इसके बीच से लेकर के कहां तक का डिस्टेंस? यहां तक का। शायद एरो उसी कलर का हो गया तो डिफ्रेंशिएट न कर पाओ, फिर बताने की कोशिश करता हूं। बीच से लेकर के कहां तक? आउटर मुशल तक। अगर ये शेल और बड़ी होती जाए, मतलब कि इस एलिमेंट में शेल और ऐड होती जाए, देखो शेल होती है गोल शेप की, ऐसे अंडे की नहीं, वो मेरे से बना रही है, ठीक है ना? कि मैं बनाऊं, तुम भी अंडे की शेप में बनाओ। देखो कितना बढ़ गई, रेडियस कितनी बढ़ गई। ठीक। तो इसीलिए क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं, तो क्या होती है? बढ़ती रहती है एटम्स की साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। लेकिन 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 एक हमारा एलिमेंट है, मैंने बोला ना ट्रेंड से हट जाते हैं, जो परंपरा है उसको तोड़ देते हैं। भाई अभी तक ये परंपरा थी कि तुम लोग नीचे जाते रहोगे, तुम्हारे क्या है, साइज बढ़ते रहेंगी। लेकिन ये गैलियम ने क्या किया? परंपरा ही तोड़ दी, सारी परंपरा तोड़ दिया इसने। इसका एटॉमिक रेडियस होता है 135, जो एल्यूमिनियम से क्या है? कम है, कम कम। तुम लोग एल्यूमिनियम से कम है तो होने, तो हमको क्या करना? करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो इसके जस्ट पहले है। ये एल्यूमिनियम और ये है अपना गैलियम, और इसके पहले क्या है? बोरॉन। क्या है? बोरॉन। और गैलियम के बाद क्या है? इंडियम। शायद इंडियम नहीं है, मेरे को उतना अच्छे से अभी क्लियर नहीं, ठीक है। हाँ गैल ठीक। तो देखो तुमको इससे मतलब नहीं, इससे ये मतलब है कि देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो इसके साइज बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो शेल्स ऐड हो रही हैं। इसमें भी एक बढ़ रही है, इसमें भी एक बढ़ रही है, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? बढ़ तो नहीं रही। शेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी ये छोटा हो रहा है। क्यों? परंपरा को ये क्यों तोड़ रहा है? ये अभी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, वो भी हम बताते हैं। तो पहले ये समझ आया कि गैलियम जो होता है उसकी साइज एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए। गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए। गैलियम जो है वो सर एल्यूमिनियम के सामने एक राजा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। गैलियम क्या हो गया? एल्यूमिनियम का क्या होगा? चमचा हो गया। नीचे की तरफ उसकी औकात चली गई। गैलियम की औकात एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम क्या हो गया? छोटा हो गया। और एल्यूमिनियम क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है। ठीक, अब समझ में आ रहा है? ठीक है। थोड़ा सा वैसे देखें तो माइन्यूट सा ही अंतर है, लेकिन 143 और 135 है माइन्यूट सा अंतर। लेकिन बढ़ना तो चाहिए ना गैलियम को, लेकिन बढ़ा नहीं इसने। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, जब शेल्स भी ऐड हो रही हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये इतना छोटा क्यों हो रहा है? देखो इसलिए छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट, ये एक टर्म आएगा, शील्डिंग इफेक्ट। उसको हम लोग और कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग ये दोनों सेम ही इफेक्ट है। ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे, पहले पढ़ते हैं इसे। ये जो वेरिएशन है अंदर इसलिए होता है क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस होती है गैलियम की, वह एल्यूमिनियम से कम इसलिए होती है क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है उनके अंदर। इसमें सिर्फ इतना ही रीजन दिया। ठीक। पुअर शील्डिंग इफेक्ट अब किस कारण होता है, ये भी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा। इतना जल्दी तो नहीं छूटेगा कुछ। देखो शील्डिंग इफेक्ट पहले बता दूं।
ये सारे शेल्स हैं, है ना। अभी इतना ही बताता हूँ, और भी बता देता हूँ, चलो और शेल्स बना लेते हैं इतना, और भी शेल्स इतना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, 1, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें है 4। ठीक, अब ये देखने वाली बात है कि देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल। तो 2 ने क्या किया, 1 पे फोर्स लगाया। अब तुम किसी एक को छेड़ोगे तो दूसरा भी तुम्हें छेड़ेगा, 1 ने भी 2 पे फोर्स लगाया। 2 ने 3 पे फोर्स लगाया, 3 ने 2 पे फोर्स लगाया, और 3 ने 4 पे फोर्स लगाया, 4 ने 3 पे फोर्स लगाया। तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर जगह ये जितने भी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने अभी देखे, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं ना, ये सारे आपस में फोर्स लगा रहे हैं। इसीलिए क्या है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच का ये जो गैप है, ये गैप, ये गैप, ये क्या है, मेंटेन है। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इनके फोर्स की वजह से जो ये जो सबशेल्स हैं, अगर इनका फोर्स ज्यादा होगा, मत इनका फोर्स अगर ज्यादा होगा तो इनकी सबशेल्स और दूर होती जाएंगी, क्योंकि रिपेल कर रही हैं। तो ये अगर ज्यादा है तो और दूर, और डिस्टेंस होगा, और ज्यादा होगा तो और दूर होती जाएंगी। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर बार ज्यादा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसका जो हो इफेक्ट कम हो। तो ये देखो, अगर ये कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा, शेल्स और छोटी होती जाएंगी। कम हो गया, और यही शेल अभी कैसे बन सकती थी, अगर इसी में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता तो यही शेल और कितनी बड़ी हो सकती थी, इतनी बड़ी। तो देखो रेडियस में देखो फर्क आया कि नहीं आया, ये यहां तक और ये यहां तक। तो देखो आर किसका बड़ा है, फर्स्ट वाले, फिफ्थ वाले का कि सिक्स्थ वाले का। ऑफ कोर्स रेडियस फिफ्थ वाले का बड़ा है, पता ही चल रहा है। ठीक है, तो यही केस होता है अपने बेचारे गैलियम के साथ। जो अपना गैलियम होता है उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होती है ना, वो कम होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते ये हम आगे देखेंगे। और गैलियम का अगर तुम मतलब कि आंसर को और थोड़ा सा क्वालिटी देना चाहते हो, तो गैलियम का ये याद रख लो कि गैलियम का 135 पिकोमीटर होता है, एल्यूमिनियम का 143 होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तुम बोलोगे तो मैं ऐसे तुमको क्वेश्चंस बता दूंगा ना, कि जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला होगा तो इस चैप्टर से, क्योंकि सारी चीजें लर्न करनी नहीं है, अपने नॉलेज के लिए करना तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में सिर्फ वही चीजें अगर तुम लर्न करके जाओगे ना, तो उन्हीं में से बस पूछेगा, ये मैं गारंटी दे दूंगा। लेकिन अगर तुम कमेंट करके बोलोगे तब, ठीक है। उसके पहले हम आगे देखते हैं। आप थोड़ा सा समझते हैं कि एल्युमिनियम में ऐसा क्या हो गया और गैलियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ। एल्युमिनियम में शेल्स भी बढ़ गई, शेल्स भी कम है, गैलियम में 4 शेल्स हैं। बस यही कारण है कि देखो, जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर समझाया वही कारण है। गैलियम बढ़िया 31 और एल्युमिनियम अपना सिर्फ 13, तो भी एल्युमिनियम बड़ा और गैलियम छोटा सा दूसरा। क्यों, एक कारण है, 3-4 कारण है। मैं अभी के लिए मतलब कि स्टेजेस में कारण बटे हैं, मेन कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि पहला कारण कि ये इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। देखो ये न्यूक्लियर चार्ज 31 है, 31 हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो गए। तो देखो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो गया। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, अपनी तरफ खींचने लगा इनको। तो ये क्या हो गई, इनके ऊपर कौन सा फोर्स, कैसे फोर्स लगने लगा, किस डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगने लगा। एक मिनट, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगने लगा, इसकी तरफ ये न्यूक्लियस खींचने लगी, इसकी तरफ ये खींचने लगा, ये शेल इसकी तरफ खींचने लगा, और ये शेल इसकी तरफ खींचने लगा। तो ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई, आपस में खींचने लगी। पहला कारण जो एक किसी बच्चे को समझाया जाता है। दूसरा कारण बताऊं कि ना बताऊं, चलो बाद में बताते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और बेसिक चीजें समझ लेते हैं, जिससे कि अगर मैं अभी बता दूं तुम बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो पूरा वीडियो ही तुम्हारे लिए वेस्ट हो जाए। ठीक,
पहले और चीजें जानते हैं, फिर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें सब है, ठीक है ना, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो होगा। एक तो 1 घंटे से तो ज्यादा ही का बना है। अभी 1 घंटे 9 मिनट हो गए हैं, जैसे मुझे पता चल रहा है। देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पहले करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑल्सो शोज इरेगुलर ट्रेंड। वैसे एक ट्रेंड क्या था आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, किसी को पता है क्या? आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। जैसे जैसे तुम ग्रुप के नीचे जाओगे तो उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटनी चाहिए। पहले आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्लियर करवा दूं, कुछ होगा शायद क्लियर ना हो। ये शेल है, जैसे जैसे तुम इसके नीचे नीचे जाते जाओगे तुम्हारी इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है, ठीक। और तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, अपने मेटल्स होते हैं। मैं तुम्हें ये मेटल सिर्फ समझाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, इसलिए मैं मेटल्स ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे अपना होता है सोडियम। एक मिनट, ये अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुमको, Na। Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम, ठीक। तो देखो, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं तुम्हें डेफिनेशन बता दूं कि मिनिमम एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक। कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमको कम देनी पड़ेगी। और इजीली कौन लूज कर देता है? मेटल्स ना, जहां तक मुझे याद है मेटल्स। भाई मेटल्स ही है, ठीक है। मेटल्स ही जो है ये जल्दी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, तुम इसमें थोड़ी सी फोर्स लगाओ, बहुत कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तुम इसमें थोड़ी सी फोर्स लगाओगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, थोड़ी सी फोर्स पे। तो तुमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी कितनी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दी, जिसको तुम इंथैल्पी भी बोल देते हो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कितनी दी, कम दी। कम दी ना, कम दी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल आया। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं होता भाई, तुम जो काम जैसे करो, अगर तुम मेहनत चोरी चकारी में करते हो, चोरी चकारी में लगाते हो, तो तुम्हें क्या बोलते हैं, चोर। अगर तुम मेहनत देश की सुरक्षा के लिए करते हो, देश की सुरक्षा के लिए करते हो, तो तुम्हें क्या बोलते हैं, जवान। ऐसे ही अगर तुम एनर्जी खाने के लिए लगाते हो तो तुम्हें बोलते हैं पेटू। और अगर तुम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। टेक्निकल नाम दे दिया हम लोगों ने। जो एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगा देते हो ना, वही आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाती है। और जितनी, और हमारा क्या कोशिश रहती है कि हम कम से कम एनर्जी लगाएं। भाई ज्यादा एनर्जी लगा के क्यों अपने ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा वेस्ट करें, एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, इसलिए हम लोग कम से कम सोचते हैं। अब देखो, मेटल्स जो होते हैं वो पहले से इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। वो पहले से ही सोचते हैं कि जैसे ही कोई आए मैं उसको मेटल दे इलेक्ट्रॉन दे दूं, दानवीर होते हैं बेचारे। तो तुमको उनको, अगर तुमसे उनको कोई चीज निकालनी है, अपना पैसा अगर तुम्हें मेटल से निकालना है, तो वैसे भी वो दानवीर है, जाके पैसा मांग लो वो दे देंगे, इलेक्ट्रॉन मांग लो वो दे देंगे। लेकिन अब अगर तुम उनमें थोड़ा, अगर तुम प्रेशर डालना चाहते हो तो ठीक है, उनमें प्रेशर ही लगा दो, उन पे प्रेशर डालो कि अगर ना दोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस को बता देंगे। तो वैसे भी वो दानवीर है, तो भिखारी समझ के तुम्हें दे ही देंगे। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसलिए कम होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसीलिए कम होती है नीचे जाने पे, क्योंकि नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो उनके अंदर इच्छा जागने लगती है, नॉन मेटल्स के अंदर, कि हम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ही उनके अंदर ये इच्छा जागी तो जैसे ही तुम उनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो अपने आप इलेक्ट्रॉन भेज देंगे लोग। तो तुम्हें कम से कम एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है।